7 months 200 days कुल मिलाकर कुछ इतना ही समय बाकी है अब आपके नीट 2026 एग्जाम में। कब कहाँ कैसे शुरुआत की जाए, कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीशन टाइम पर किया जा सकता है, इस समय पर बैकलॉग को कैसे फिनिश किया जाए और हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या ज़रूरी है एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करना है या और भी कोई बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसे सारे बैकलॉग्स को कवर किया जाए। यार एक दिन में आकांक्षा मैम इस समय पर हमें कितने घंटे पढ़ रहे होना चाहिए, एट द सेम टाइम कितने क्वेश्चंस एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस हमें कर रहे होना चाहिए और उन क्वेश्चंस को कहां से प्रैक्टिस किया जा सकता है, सब कुछ अक्टूबर से लेकर अप्रैल मंथ तक क्लियर रोड मैप आपको जानने के लिए मिलेगा आज के इस वीडियो में। पर यार इससे पहले कि हम आगे बढ़े ना, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। आपको पता है क्या फर्क है उस स्टूडेंट में जिसका सिलेक्शन होने वाला है और एक रेगुलर नीट एस्पिरेंट में, वो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट का ग्राफ दिखाती हूँ, प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ बेसिकली, जिसका सिलेक्शन होने वाला है, और एक रेगुलर बच्चे यानी कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, पता है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखो यार, जहां मेजॉरिटी यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, प्रेशर की अगर बात करें, आप देखो अक्टूबर मंथ चल रहा है तो अक्टूबर मंथ में ठीक ठाक है, फिर नवंबर में थोड़ा और प्रेशर लेते हैं, दिसंबर में प्रेशर और बढ़ता है, जनवरी में और भाई मार्च अप्रैल आते आते तो मतलब दिल की धड़कनें आसमान छू जाती हैं और एकदम प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन होती है। बट देन वहीं एक ऐसा स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो पता है क्या कर रहा है? वो ऑलरेडी देख सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने उसके दिमाग में सेट हैं, उसको पता है मुझे इनको पहले से सॉर्ट कर कर रखना है, मुझे अपने आप को मेंटली कंप्लीटली क्लियर रखना है सच दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे पाऊँ, बढ़िया से बढ़िया तरीके से रिवीजन कर पाऊँ, टेस्ट दूँ, टेस्ट का एनालिसिस करूँ, है ना, सब परफेक्ट रहना चाहिए और एकदम काम माइंडसेट के साथ। एंड देयरफॉर ज्यादातर स्टूडेंट जिस प्रेशर को झेलने के बारे में सोच रहे हैं फरवरी जैसे मार्च अप्रैल मंथ्स में, वहीं वो स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होने वाला है बेटा, वो उतनी ही रगड़ कर मेहनत आज कर रहा है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाले मंथ वो कड़ी तपस्या करने में लगा हुआ है और उसको मालूम है कि वो प्रेशर अगर मैं आज झेल लूंगा ना, मेरे लिए आगे आने वाले मंथ सॉर्ट हो जाएंगे एंड हेंस मेरे लिए मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको आपकी वो सुपर पावर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ना, सबसे पहले मैं आपको इस बात का ख्याल दिलाना चाहती हूँ कि यार आप अपनी सुपर पावर को पहचानिए। प्लीज आइडेंटिफाई द एक्स फैक्टर एंड दैट इज दिस टाइम विच इज अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय। ये बड़ा सबसे क्रूशियल समय है जहां पर ना अभी ज्यादातर लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि दिवाली का मंथ आने वाला है, सफाइयों में लगे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, फिर फेस्टिवल्स आएंगे, दिवाली के तुरंत बाद इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, फिर यार धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है, पढ़ने का जरा कम दिल करता है एंड करते करते समय कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अक्टूबर से दिसंबर मंथ यूं फिसलते हुए दिखाई देते हैं अगर आप अनप्लान्ड तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो वहीं एक ऐसा स्टूडेंट जो इन मंथ्स में अपना बेस्ट दे दे, भाई अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 90 डेज है ना तुम्हारे पास, राइट? 90 डेज यू हैव इन हैंड और ये 90 डेज आपकी प्रिपरेशन का पूरा कोर्स बदल सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, इस समय में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो यार, मतलब जितना जान जितनी दम है ना तुम्हारे अंदर सारा लगा दो। ये मान के बैठो कि जनवरी में अपना पेपर है, मतलब तुमसे जैसे हो पाए बस ये सोच लो कि इन 3 महीनों में मुझे अपना बेस्ट देना है। जनवरी अप्रैल मार्च देखा जाएगा यार जो होगा, है ना, पहले मुझे आज की चिंता करनी है, पहले मुझे ये मेरे सामने जो 3 महीने खड़े हैं उसमें अपना बेस्ट देना है। इसमें अपना पूरा बढ़िया से सिलेबस कंप्लीशन करने की कोशिश करो और जितने आपके वीक एरियाज है ना उनको मजबूत बनाने की कोशिश करो। आप खुद सोचो यार, जब बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन होगी, कब? जब समय कम होगा एंड मान लो उस समय तुम्हें फिजिक्स नहीं अच्छा लगता है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे और तुम सोच रहे हो कि यार ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसको नहीं कर रहा और बाद में कर लूंगा, है ना, बायो अच्छी लगती है, ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, इनको ही करते हैं ना। बेटा आपको वाकई लगता है कि जब आपके पास समय कम होगा उस समय पर आप किसी भी ऐसी चीज पर ध्यान दे पाएंगे जो ज्यादा डिफिकल्ट होगी, जो आपका ज्यादा टाइम डिमांड करेगी? डू यू रियली थिंक दैट? हाँ बेटा, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप सोचो एक तो पहले ही समय कम है, ऊपर से आपने डिफिकल्ट चीज उस समय के लिए छोड़ी हुई है, मतलब प्रेशर ज्यादा और डिफिकल्ट चीज उस समय मौका भी नहीं है आपके पास कि चलो ये मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके देखता हूँ। आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि टाइम आपको अलाउ ही नहीं करेगा, फिजिबल ही नहीं होगा। लेकिन आज वो पॉसिबिलिटी आपके सामने है कि अगर कोई चीज वीक है उसे 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार आप कर देखें और उसको धीरे धीरे स्ट्रेंथन करें।
ऑल्सो गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें यार, अगर आज के इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के नाम से, तो मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही खास प्लान किया है। बेसिकली यार, मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर इस तरीके से एनसीईआरटी रीडिंग ट्रैकर शेयर कर रही होगी, है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, सिमिलरली हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ इसी चैनल पर, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बहुत सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को, सो दैट आकांक्षा मैम सुपर मोटिवेटेड रहे और ऐसा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड करती रहे। तो बेसिकली मैंने क्या प्लान किया है कि यार एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हम सिलेबस कंप्लीशन करते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं, बैचेस के अंदर टेस्ट देते हैं, सब कुछ है, पर एनसीईआरटी का साइडलाइन हो जाती है। अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना फिजिबल ही नहीं हो पाता क्योंकि समय उतना नहीं रहता है। तो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, पर आप आकांक्षा नाम की एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही इस वीडियो पर 1000 कॉमेंट्स और 2000 लाइक्स हो जाते हैं, क्योंकि यार मतलब अपने को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, और मैं ये जानना देखना चाहती हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई, जिनकी वाकई इस चीज़ से मदद हो पा रही है। तो अब आप और मैं बात करने का, हमारे कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है, और वो है आपका कमेंट सेक्शन, है ना, या फिर आपका एंगेजमेंट कैसा रहता है मेरे वीडियो पर। तो यार इसीलिए मैं इस चैनल पर कुछ ऐसे 20 to 30 मिनट्स के एवरी चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करते हुए वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। एंड वो सभी चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए होगा, जिसमें लेटेस्ट से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। सो मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी में, सारे के सारे एनसीईआरटी के हाइलाइट्स में कवर कर रही होगी एक ही वीडियो में, और कोशिश ये होगी कि आधे घंटे से ऊपर कोई टॉपिक ना जाए, अनलेस बहुत बड़ा ही चैप्टर हो, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, पहली बार तुम एक चैप्टर की वीडियो देखोगे आधे घंटे की, है ना, नॉर्मल स्पीड पर। फिर अगली बार दोबारा आप देख सकते हो ऐसे 2x पर 15 मिनट में कंप्लीट, है ना। तो ऐसे करते करते आप एक ही चैप्टर की एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से टॉपिक्स का नेम लिखा है, और तुम वीडियो देखने के बाद ये बता सकते हो कि भाई मोल कॉन्सेप्ट 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया। आइडियल गोल ये होगा कि एग्जाम आने तक आप एक पर्टिकुलर टॉपिक की एनसीईआरटी को 5 बार बस उन वीडियोस की मदद से कंप्लीट कर लें। एंड उतना अगर किया होगा तो एनसीईआरटी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो यार, बेसिकली अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए प्राइमरी अप्रोच की बात करते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपका प्राइमरी अप्रोच तो सेम ही रहेगा। मतलब कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, है ना, हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है। आप ये मानकर चलो कि मुझे 31 दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तुम्हारा विजन वो होगा तब जाकर कहीं आप शायद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं, शायद सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक भी आपका सिलेबस पहुंच जाए, राइट। पर खुद को टारगेट देना है कि भाई हर हाल में 31 दिसंबर तक फिनिश हो जाना चाहिए, राइट। तो इस समय पर अच्छे से चैप्टर वाइज अपना यूनिट्स कंप्लीट करो, बढ़िया से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। फिर सिंपल है कि आपको अगर आप किसी बैच में इनरोल्ड हैं, किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं, तो भाई वहाँ के डीपीपीज, वहाँ की मॉड्यूल सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, की गई गलतियों से सीखिए, राइट। और इसी के साथ जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यार हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलेक्शन उस बच्चे का नहीं होगा जो सब कुछ करके गया होगा, है ना, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, ये कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी चल रहा है ना। सिलेक्शन उसका होगा जिसने मल्टीपल टाइम्स अपने सिलेबस को कवर किया होगा, जिसने बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया होगा, 4-5 राउंड में अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा। तो बेसिकली कैसे होता है रिवीजन, भाई वन शॉर्ट्स 2 शॉर्ट्स की मदद से हम भी आपका रिवीजन करवाएंगे। इस यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं भी आपका उसी तरीके से रिवीजन करवाऊंगी यहाँ पर। और यार फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, ये रिसोर्सेज की वैल्यू शायद आप आज ना भी जान पाएं, बट देन रिवीजन करते समय आपका ओवरऑल प्रोसेस इतना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला शीट्स, बिकॉज ऑफ द माइंड मैप्स, ठीक है। क्योंकि वन गो में आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज आसानी से रिवाइज कर लेते हो। वन गो में एक पर्टिकुलर चैप्टर में जितनी रिएक्शंस हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे आपके रिवाइज हो जाते हैं। इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए, टेस्ट दीजिए जैसे मैंने आपको कहा। और टेस्ट देना बड़ी बात नहीं होती है ना, टेस्ट देना इज वन स्टेप, लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देखकर आप उससे मैक्सिमम फायदा कैसे निकाल सकते हो? जब आप अपनी गलतियों का एनालिसिस करें, मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें की गई गलतियों के बारे में लिखो एंड उनका एनालिसिस करो। मेक श्योर करो कि आप नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले अपनी सारी गलतियों को अच्छे से देखकर जा रहे हो एंड जो भी तरह की प्रॉब्लम रही, चाहे कैलकुलेशन एरर, चाहे आप भूल गए, चाहे आपको डाउट था, लैक ऑफ रिवीजन था, वट एवर बी द रीजन, उसको एलिमिनेट कर जाइए नेक्स्ट टेस्ट में। क्योंकि अगर आप अपनी टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे ना, मतलब इसका मतलब ये है कि ठीक है, हो गई गलती, हो गई, कोई बात नहीं, और हो जाएगी, एग्जाम में भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे नंबर, नहीं आएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा। अगर वाकई आपका ये एटीट्यूड है फिर तो ठीक है, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपना टेस्ट का एनालिसिस कर ही जाना होगा। एंड देन गाइज, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एनसीईआरटी। इससे क्रूशियल और कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए, लेकिन पेपर हमेशा एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। खास तौर पर मैं बीइंग अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट आपको ये कह सकती हूँ कि 2025 का पेपर 24 या 23 से थोड़ा बेहतर रहा, मतलब थोड़े लेवल अप थे क्वेश्चंस, बट इट वाज अ डिसेंट पेपर एंड इंटायरली आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी और उसके कॉन्सेप्ट्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे थे, आई मीन फिजिकल केमिस्ट्री से भी, जो अगर आपने एनसीईआरटी रीड की होगी लाइन बाय लाइन तो आप इजीली उनको क्रैक कर पाओगे, और नहीं की होगी तो नहीं हो पाएंगे अनलेस आपके टीचर इतने अच्छे हो कि एनसीईआरटी की लाइन उन्होंने आपके नोट्स वगैरह में ऐड कराई हो। ठीक है, तो मैंने भी प्लान किया है कि इसी यूट्यूब चैनल पर मैं बढ़िया से आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर दूं, जिसपे कि हम एक एक चैप्टर बेसिकली केमिस्ट्री का मैं पूरा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रही होगी और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, सच दैट आप 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार देखना चाहें उस वीडियो को देखें। एंड बेसिकली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए सो दैट एक चैप्टर को कम से कम समय में मैं कंप्लीट कर पाऊँ, वो भी डिटेल में। तो लेटेस्ट से आधे घंटे में मैंने एक चैप्टर आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करवा दी। तो उससे क्या होगा कि एक बारी आधे घंटे देख लेना, दूसरी बारी 2x पे चला के, तीसरी बारी 2x पे चलाकर तुम बार बार अपनी एनसीईआरटी का रिवीजन कर सकते हो। इसी के साथ अब मैम कैसे करें हम अपना सिलेबस कंप्लीशन बाय दिसंबर? याद है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसी चैनल पर आपको मिलेगी, कि हमारे पास हमारे सिलेबस को पिंक जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन में डिवाइड कर लो। रेड और ग्रीन जोन को पूरा कंप्लीट कर लो नवंबर तक, और उसके बाद जो आपके पिंक जोन वाले चैप्टर्स हैं उनको आप बाद के लिए भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपने बैचेस में इनरोल किया है ना, और आप बैच का सेम स्केड्यूल फॉलो करो, बिकॉज आप किसी भी बैच में होंगे, आपके टीचर्स इतने रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो आपको समय से सिलेबस कंप्लीशन करवाएंगे। लेकिन अगर बैकलॉग बन गया तो बैकलॉग को साथ साथ निपटाना शुरू करो, चाहे फिर वो वीकेंड्स पर हो, है ना। तो बैकलॉग के लिए अलग से एक स्केड्यूल बनाओ। एंड इफ़ यू वांट कि मैम एक अलग से वीडियो बना दो जिसमें हमारे प्रॉपरली, खास तौर पर हम बैकलॉग की को अच्छे से कैसे क्लियर किया जाए वो समझ पाए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यार, आपको पता है मैं यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ाती हूँ बिल्कुल, है ना, तो उसके लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो आप उसकी मदद से भी अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीशन वाया यूट्यूब भी कर रहे हैं तो देखो हो जाएगा। पिछले 2 महीनों में मैंने काफ़ी सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं डिटेल यूट्यूब पर करा दिए, बट देन आपको उसके लिए हाईली डिसिप्लिन होना पड़ेगा। टेस्ट कैसे देना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, डाउट्स कैसे पूछने हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, प्लस आपको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कॉमन बातें जो क्लासेस में बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं या फिर अदरवाइज जो अक्सर मेरे सामने आती हैं, वो क्या कि मैम एक दिन में कितने घंटे पढ़ लें, है ना। बेटा ये सबसे खराब क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कभी भी टाइम बेस्ड टाइम टेबल पर फोकस नहीं करना है, हमेशा एक टारगेट बेस्ड टाइम टेबल पर फोकस कीजिए। इसका मतलब कि मेरे दिन के टारगेट्स क्या है, मुझे उस हिसाब से अपना दिन प्लान करना है, ना कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। हो सकता है कि आपने जो सोचा है वो 4, 5, 6 घंटे में हो गया तो भी वेल एंड गुड, और मान लो कि उसको 10, 15 घंटे लग गए एक दिन में, तो भी यार आपको निपटाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब आपको इस बात पर फोकस करना है कि हमारे टारगेट्स आपके टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, कि आप टारगेट्स अपने जो भी दिन के सेट कर रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, उनको एक दिन भर में कंप्लीट कीजिए। और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? प्राइमरी और सबसे बेहतरीन रिसोर्स है जो आपके टीचर्स आपको डीपीपीज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जैसे बुक हो गए, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, क्या एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स करने चाहिए? आई डोंट थिंक सो। बेसिकली देखो, आप भाई आधा दिन तो आपका क्लासेस अटेंड करने में निकल जाता है ना। मैं तो मानती हूँ कि
50 to 60% ऑफ द समय तो आपका बैचेस की क्लासेस अटेंड करने में निकल गया। अब बाकी का जो आपके पास समय बचा है, अब उसमें आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो यार अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स को एक दिन में करने का सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर मेरे अंदर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है और मैं 100 जूल्स ऑफ एनर्जी 3 कामों पे लगा रही हूँ, तो 3 में से कोई भी 100% एफिशिएंसी के साथ में नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैंने अपने लिए 2 काम रखे हैं कि भाई ये मेरा मेजर काम है और इसके बाद ये एक थोड़ा माइल्ड टारगेट है, इन दोनों को आज मुझे कंप्लीट करना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं अच्छे तरीके से बेटर एफिशिएंसी के साथ उसको कर रही होगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आइडियली 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के चलो, है ना। जैसे कि लेटेस्ट से आज मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करने वाली हूँ, या फिर कभी कभी क्या होता है फिजिक्स का एक चैप्टर टफ इतना ज़्यादा है, डिफिकल्ट इतना, उसमें उतना समय लग रहा है, तो कोई बात नहीं यार, तुम्हें एक ही चैप्टर करने में बहुत समय लग रहा है, कोई बात नहीं, 2 3 4 दिन उसी चैप्टर के पीछे निकाल दो, पर उसको बीच में छोड़कर पीछे मत हटो। होता क्या है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और बस आप अपने लोग चलते जा रहे हैं आगे, है ना। उस सिचुएशन में कभी मत पड़ो। इनिशियली डिमोटिवेशन भी आता है कि क्या है यार, एक ही चैप्टर पर अटके हुए हैं, पर कोई बात नहीं, कर तो अच्छे से रहे हो ना, है ना। बस इस बात पर फोकस करो कि एफिशिएंसी आपकी सुपर डुपर होनी चाहिए, कि आज जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसको थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद जब वापस रिवाइज करेंगे तो फटाफट रिवीजन होना चाहिए। इतने बेहतर तरीके से आपको उसको कंप्लीट करना है, और एक बढ़िया डिसिप्लिन रूटीन और टाइम टेबल फॉलो कीजिए एंड सिंसियर रहिए उसी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आकांक्षा मैम प्रॉपर ऐसे अक्टूबर टारगेट्स और टाइम टेबल शेयर करें, जरूर मुझे बताना इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी यार आई रियली होप कि आप इस समय का बेहतरीन यूटिलाइजेशन करेंगे, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर से दिसंबर मंथ्स। मुझसे खास तौर पर ये प्रॉमिस कर जाइएगा कि मैम जितनी ताकत या जितना दम हम लगाने के बारे में सोच रहे थे इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, वही सेम जोश, वही सेम जुनून आपको देखने के लिए मिलेगा इन दीज 3 months कॉल्ड अक्टूबर टू दिसंबर। एंड बस जितना अपने अंदर दम है ना, मतलब खुद को ऐसे इमेजिन करो आप कि आप उस स्टेट में हैं जहाँ पर बस आपका एग्जाम में 1 महीना बाकी, और फिर जितना रगड़ कर एक एस्पिरेंट मेहनत करता है वैसी मेहनत अगर आप कर लेंगे ना, तो बेटा आपको अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मार्क माय वर्ड्स। और यार चैनल को दीजिएगा बहुत सारा प्यार, सो दैट आपकी आकांक्षा मैम रहे सुपर 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 मोटिवेटेड, और ऐसा ही बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाती रहे। तो यार मेक श्योर दैट यू गाइज हैव हिट द लाइक बटन, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन में 1000 कमेंट्स होंगे NCERT रीडिंग, है ना, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, और एक दिल भी छोड़ देना, ठीक है। तो अगर 1000 कमेंट्स होंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो आई विल इंश्योर 200% बिना रुके मैं जितनी भी केमिस्ट्री की चैप्टर्स हैं उनकी NCERT, नो मैटर आप कहाँ से पढ़ रहे हो, उनकी NCERT रीडिंग की वीडियोस अपलोड कर दूँ इसी चैनल पर, सो दैट आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। गाइज दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, गुड लक। एंड आपको बाकी भी लगता है आकांक्षा मैम किसी भी फॉर्म में आपकी मदद कर सकती हैं आपके सिलेक्शन में, तो ज़रूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।